हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी मॉर्सल ससरी में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक दमदार बॉलीवुड मूवी रेड को। अगर आपने ये मूवी अब तक नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये फिल्म न सिर्फ ज़बरदस्त है बल्कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की कहानी। मूवी की शुरुआत होती है साल 1981 के लखनऊ से। यहाँ हमें अमय पटनायक नाम का एक ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर देखने को मिलता है। वो सर्च एंड सीजर डिपार्टमेंट में है, मतलब उसका काम है रेड मारना, यानी टैक्स चोरी करने वालों के घरों पर छापा डालना। अब तक अमय के 49 ट्रांसफ़र हो चुके हैं, क्योंकि वो हर जगह रेड डाल देता है और किसी से नहीं डरता। इसी वजह से उसका ट्रांसफ़र लखनऊ में कर दिया जाता है। अमय की वाइफ का नाम है मालिनी, और जब अमय नए ऑफिस में ज्वाइन करता है तो सबको लगता है कि ये भी बाकी अफसरों की तरह थोड़े दिन में ठंडा हो जाएगा। लेकिन एक दिन उसे एक कॉल आता है जिसमें कोई अनजान आदमी उसे एक मंदिर में बुलाता है। वहाँ पूजा कराने वाले पंडित से उसे एक नारियल मिलता है जिसमें एक चिट्ठी छुपी होती है। उस चिट्ठी में टैक्स चोरों की एक लंबी लिस्ट होती है। अमय उस लिस्ट को अपने डिपार्टमेंट में चेक कराता है और सबूत इकट्ठा करता है। उसे एक बड़े आदमी पर पूरा शक हो जाता है जिसका नाम है रामेश्वर सिंह। रामेश्वर बहुत ही ताकतवर और रसूखदार इंसान होता है। लोग उसके घर को व्हाइट हाउस कहते हैं, क्योंकि वहाँ आज तक कोई रेड डालने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन अमय उसके घर रेड डालने का फैसला करता है। वो अपने सीनियर से परमिशन लेने जाता है, जो जल्द ही रिटायर होने वाला होता है, इसलिए उसे रेड की इजाज़त मिल जाती है। अमय अपने पूरे स्टाफ को रेड के बारे में बिना कुछ बताए रेड की प्लानिंग करता है। बस इतना कहता है कि सुबह 5:15 पर निकलना है और लोकेशन रास्ते में बताएगा। टीम में एक मेंबर होता है सुधीर गुप्ता, जो काफ़ी करप्ट है। वो अक्सर रेड की जानकारी पहले ही लीक कर देता है, लेकिन अमय उससे भी होशियार निकलता है। अगले दिन सुबह 5:15 पर सब गाड़ियों में बैठकर निकलते हैं। पहले वो बनारस की रोड पकड़ते हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं। फिर अचानक रास्ता बदलकर पहुंचते हैं रामेश्वर सिंह के गांव के सामने, सीधा उसके व्हाइट हाउस। टीम के कुछ मेंबर्स डर जाते हैं। एक तो कहता है कि वो इसी गांव से है, इसलिए अंदर नहीं जाएगा। अमय उसे वहीं फौरन टीम से निकाल देता है और बाकी के साथ रेड के लिए अंदर जाता है। गेट पर गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमय पुलिस फोर्स के साथ होता है, इसलिए गार्ड्स को दरवाज़ा खोलना पड़ता है। फिर अमय सीधा रामेश्वर के पास जाता है और कहता है। जब अमय रामेश्वर के घर पहुंचता है तो सबसे पहले वो उसे एक रेड वारंट दिखाता है और बताता है कि अब यहाँ छापा पड़ेगा। पहले तो रामेश्वर उसे धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन अमय एकदम शांत रहता है, ना कोई गुस्सा ना कोई डर। रामेश्वर की बातों और बदतमीज़ी का भी अमय पर कोई असर नहीं होता और वो पूरी प्रोसीजर के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। रेड की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले अमय और उसकी टीम पूरे परिवार को एक ही जगह इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उन्हें बताया जाता है कि रेड पूरे दिन चलेगी और कोई भी बाहर नहीं जा सकता। घर की सारी टेलीफोन लाइंस काट दी जाती हैं ताकि कोई बाहर कांटेक्ट ना कर पाए। फिर उन्हें सिर्फ थोड़े पैसे रहने देते हैं ताकि खाना पीना चलता रहे। बाकी जो भी ज़रूरी कागज़ या कैश बिना सबूत के मिलता है, वो सब जब्त कर लिया जाता है। रामेश्वर की फैमिली में उसके 3 भाई, एक बेटा शोषित और उसकी वाइफ तारा होती है। रेड की शुरुआत होती है। टीम पूरे घर की तलाशी लेती है। वो लोग गद्दे फाड़ते हैं, सौंफ के डब्बे तक देख लेते हैं, यहाँ तक कि गाय के गोबर तक में चेक करते हैं, बट कुछ भी नहीं मिलता। घर के अलग अलग हिस्सों में 2 टीमें बनाकर उसके भाइयों की फैक्ट्री और यूनिट्स में भी जांच की जाती है, लेकिन वहाँ भी कुछ हाथ नहीं लगता। अब बारी आती है घर के पूजा वाले कमरे की। रामेश्वर बोलता है कि ये आस्था का स्थान है, कोई अंदर नहीं जा सकता। अमय कहता है, ठीक है, सब अपने बेल्ट और जूते बाहर निकालो और चलो पूजा घर में। रामेश्वर को जब यह लगता है कि अमय रुकने वाला नहीं है, तो आखिरकार वह भी मान जाता है। पूजा घर की छानबीन के दौरान अमय को वहाँ एक तिजोरी मिलती है। उसे भी खोला जाता है, लेकिन वो भी खाली निकलती है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अमय की नज़र एक ऐसी दीवार पर जाती है जो थोड़ी नई लग रही थी। उसे याद आता है कि ये दीवार घर के नक्शे में थी ही नहीं। वो दीवार पर बने म्यूरल चित्र को तोड़वाता है और उसके पीछे से निकलते हैं असली खजाने के बक्से। वो देखते ही सब हैरान रह जाते हैं।
क्योंकि वहाँ से निकलते हैं लाखों करोड़ों रुपए के नोट, सोना और कीमती चीज़ें। अब रामेश्वर के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो खुद कहता है कि उसने तो कभी भी इतने पैसे घर में रखे ही नहीं। असल में उसे यकीन ही नहीं होता कि ये सब उसके ही घर से निकला है। तभी पता चलता है कि असली चालबाजी तो उसके अपने ही भाइयों ने की थी। उन्होंने सारे पैसे रामेश्वर से छुपाकर घर के एक हिस्से में छुपा रखे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर रामेश्वर को पता चला तो शायद सब खुद ही डूब जाएंगे। और इस तरह अमय और उसकी टीम एक बड़ी टैक्स चोरी का भांडा फोड़ देती है। अब कहानी एकदम क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है। जब काफ़ी देर तक कुछ भी नहीं मिलता तो अचानक एक जगह से सोने के बिस्किट निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर ये सिलसिला रुकता ही नहीं है। रामेश्वर की हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो पागलों की तरह घर की छत पर जाता है और वहाँ गोली चला देता है। जिस जगह वो फायर करता है वहीं से सोने के बिस्किट गिरने लगते हैं। फिर अमय उसे और भी जगहों पर फायर करने के लिए कहता है और हर जगह से सोना निकलता है। अब सब समझ जाते हैं कि ये लोग तो पूरा खजाना छिपाकर बैठे थे। अमय खुद भी कुछ मूर्तियों और दीवारों को तोड़ने लगता है जो घर के नक्शे में थी ही नहीं, और वहाँ से भी निकलते हैं ढेर सारे पैसे। फैक्ट्रीज से भी कैश मिलने लगता है क्योंकि अब उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि पैसों को कहाँ कहाँ छिपाया गया है। रामेश्वर अब तिल मिलाने लगता है। वो अमय से फ़ोन मांगता है और अमय कहता है, लो अब बात कर लो। रामेश्वर अपने सीनियर को कॉल करता है और बोलता है कि रेड को रुकवा दो, बट उसका सीनियर खुद रिटायर होने वाला था और वो साफ मना कर देता है। रामेश्वर बोलता है, अगर हम बाहर मिलते तो तेरी औकात दिखा देता। अमय हंसते हुए जवाब देता है, तो निकल जा, कौन रोक रहा है। अब रामेश्वर निकलता है और बड़े बड़े अफसरों, यहाँ तक कि सीएम से भी मिलने की कोशिश करता है, बट कोई भी उसकी मदद नहीं करता क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, न कि स्टेट के। वो सारे एमएलए को इकट्ठा करने की कोशिश करता है ताकि किसी तरह प्रधानमंत्री से मीटिंग फिक्स हो जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से मिलना इतना आसान थोड़ी होता है। इस बीच रेड रात तक चलती रहती है। रात में तारा अमय से मिलने आती है और कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी दादी आ जाती है और तारा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सुबह होती है। अब शोषित रामेश्वर का बेटा अमय के पास आता है और कहता है कि ये सारे पैसे उसके नाम पर हैं और अगर वो कुछ नहीं बोलेगा तो सब केस उसी पर डाल दिए जाएंगे। डर के मारे शोषित टूट जाता है और सब कुछ बता देता है, कहाँ कहाँ पैसे रखे गए हैं। अब तो अमय और उसकी टीम के पास टाइम कम और कैश ज़्यादा हो जाता है। सोने के बिस्किट वजन करने शुरू हो जाते हैं। अमय सुधीर को वहीं बिठा देता है और गिनती शुरू हो जाती है। साथ ही अमय सारे बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टीज़ और फैक्ट्रीज़ को सीज करवा देता है। तभी एक टर्निंग पॉइंट आता है। अमय को एक कॉल आता है। सामने से आवाज़ आती है, प्रधानमंत्री की। वो कहती हैं, क्या आप इस केस को किसी और तरह से हैंडल कर सकते हैं? अमय जवाब देता है, अगर आप ऑफिशियली एक साइन किया हुआ लेटर भेजें तो मैं रेड रोक दूंगा, वरना मैं कैसे मानूं कि ये सच में प्राइम मिनिस्टर हैं? कोई और भी तो बोल सकता है। अब कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा लेटर थोड़ी देगा। तो वहाँ से भी रामेश्वर को कोई मदद नहीं मिलती। घर लौटकर रामेश्वर एक आखिरी कोशिश करता है। वो अमय को रिश्वत ऑफर करता है, लेकिन अमय उस रिश्वत को ठुकरा देता है। साफ कह देता है, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। रामेश्वर अब बौखला जाता है। वो अमय की वाइफ पर हमला करवाने की कोशिश करता है, बट किस्मत से वो बच जाती है। इसके बाद अमय उसकी सुरक्षा और बढ़ा देता है। अब इनकम टैक्स की रेड पूरी हो चुकी थी। सारे पैसे गिने जा चुके थे, बक्सों में पैक करके सील किया जा चुका था। अमय की टीम को अब बस वहाँ से बाहर निकलना था। लेकिन बाहर क्या होता है, रामेश्वर ने अपने सभी समर्थकों और गांव वालों की भीड़ इकट्ठा कर ली थी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि अगर वो एक साथ हमला कर देते तो मॉब लिंचिंग हो सकती थी और किसी को सज़ा भी नहीं मिलती। पुलिस फोर्स नाम मात्र थी और भीड़ बेकाबू थी, लेकिन अमय ने पहले ही एक बैकअप प्लान बना रखा था। वो अपने पूरे स्टाफ को एक गुप्त रास्ते से सुरक्षित बाहर निकलवा देता है, बट खुद एक कमरे में रह जाता है, वहीं जहां सारे जब्त किए गए पैसे रखे थे। भीड़ घर में घुस जाती है और अब वो लोग उस कमरे के सामने पहुंच चुके होते हैं जहां अमय अकेला बैठा है। तभी बाहर सायरनों की आवाज़ आती है और एक भारी पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाती है। असल में ये फोर्स प्रधानमंत्री ने भेजी थी, क्योंकि अमय के कॉल के बाद प्रधानमंत्री ने आदेश दिया था कि इस अफसर पर नज़र रखो, अगर खतरे में हो तो तुरंत मदद भेजो, क्योंकि देश को ऐसे ईमानदार और साहसी अफसरों की ज़रूरत है।
पुलिस भीड़ को संभाल लेती है। अमय और सभी सीज किए गए पैसे सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाते हैं। रामेश्वर और उसके गुर्गों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब कहानी कट होती है जेल में, जहां रामेश्वर सोचता रहता है कि वो कौन था जिसने अमय को टिप दी। और फिर सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहां हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि तारा का एक्स बॉयफ्रेंड था और तारा ने ही उसे सब कुछ बताया था। असल में तारा की शादी ज़बरदस्ती रामेश्वर के बेटे से करवा दी गई थी। वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी और रामेश्वर से बदला लेने के लिए उसने ये सब प्लान किया था। और अंत में अमय कहता है, मैं तारा का नाम कभी सामने नहीं आने दूंगा। और यहीं पर फिल्म ख़त्म होती है। पर्सनली मुझे ये फिल्म बेहद दमदार लगी। इसमें थ्रिल है, इमोशन है, पॉलिटिक्स है और सबसे बढ़कर एक ईमानदार अफसर की कहानी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।